नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं SEF 2020 के अंतर्गत कृषि विज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, मैंने 4 वीडियो SEF से फिजिक्स का डाल रखा है। यदि आप मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनता है। SEF से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी प्रकार से आपके सामने लेके आ रहे हैं। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, जिस प्रकार से प्रश्न यदि आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी के साथ साथ, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेरे वीडियो को यही महत्व रहता है और मैं जहाँ तक हो सके मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक क्वेश्चन पहुँचे और आप इसके आधार पर भी तैयारी कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पौधों के आवश्यक तत्व वे हैं। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो समान गुणों वाले अन्य तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जिनकी कमी पौधों के जीवन चक्र पूरा नहीं होने देती है, जो पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। देखो, आपको इसमें जो गलत है उसको पहले पहचानना है। वैसे तत्व का नाम बताना है जो पौधों के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या लिखा है? समान गुणों वाले अन्य तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। चलिए ये देखिए, समान प्रतिस्थापित कर दिए जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया। जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। देखो, इसमें यहीं पे जिसकी मात्रा यदि आवश्यकता अधिक मात्रा में हो तो ये पौधों के लिए आवश्यक तो हो नहीं सकता। जिनकी कमी पौधों के जीवन चक्र को पूरा नहीं होने देती। ऐसी आवश्यक, आपके जीवन में ही देख लीजिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वही आपका प्रमुख तत्व माना जाएगा, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आपके जीवन जो कार्य है वो क्या है, ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो C नंबर हम रखते हैं लाइन में, जो पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास जो C नंबर है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिनकी कमी पौधों के जीवन चक्रों को पूरा नहीं होने देती। तो साथ ही हमारे पास जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, धान के खैरा रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। खैरा रोग का मतलब क्या होता है? धान में जब ये रोग होता है तो उनके जो निचले भाग जो होता है ना, धान के निचले भाग, उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद कलर आ जाता है ना। तो खैरा रोग का नियंत्रण जो है, आपके जो जिंक सल्फेट है, ये जो आपको D नंबर दिख रहा है, से किया जाता है। इससे क्या होता है? खैरा रोग धान के पौधों में जस्ते की कमी के कारण होता है। इस रोग की खोज पंतनगर विश्वविद्यालय में हुई थी। इस रोग के लगने पर पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती, मतलब वही मैंने सफ़ेद बोल दिया था, पीली रंग का होना शुरू हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं? इस खैरा रोग के उपचार के लिए जिंक सल्फेट की छिड़काव कीजिए, क्योंकि जिंक के कमी से ही खैरा रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 4-5 वर्ष पुराने वृक्षों के आम के बगीचे में निम्नलिखित फसलों में से किस एक को अंतः सस्य की तरह सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, 4-5 वर्ष पुराने हैं आम के बगीचे हैं, वहाँ पर ऐसे कौन से फसल है जिसे अंतः सस्य मतलब आपको समझने होंगे। अंतः सस्य मतलब होता है किसी के साथ साथ उगाना या उसको लगाना। तो यहाँ पर आप देखिए, प्याज, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो साथियों, बाजरा, ज्वार जो है अंतर सस्य के अंतर्गत हम नहीं लगा सकते, नहीं मक्का को। देखो, इसमें जो प्याज है वो हमारा सही आंसर, इसको हम उसमें अंतर सस्य के रूप में हम लगा सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु कौन सा मृदा सुधारक प्रयोग किया जाता है? पहला है रॉक सल्फेट, गंधक अम्ल, जिप्सम या पायराइट। तो साथियों, ये जो फास्फेट है, अम्लीय में मृदा के सुधार हेतु आप फास्फेट को उसमें आवश्यकता पड़ती है, ये उर्वरक है, इसको यदि आप वहाँ डाल देते हैं तो अम्लीय मृदा में सुधार आराम से हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी किस्म अमरूद से संबंधित नहीं है? इलाहाबादी, सफेदा, बेदाना, हनीड्य, लखनऊ 49। ये अमरूद के प्रकार से संबंधित है, इनमें से कौन नहीं है ये आपको पहचानना है। तो हनीड्य जो है ये जो अमरूद की संबंधित नहीं है, बाकी अमरूद से संबंधित है। जो ये हनीड्य है वो पपीता से संबंधित रखते हैं। साथियों, आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसी के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं। ये आंतरिक भाग है, आप ऊपर से पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न कुछ इसी प्रकार से इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नया है, अभी आइडिया किसी को नहीं है। छठा नंबर आप देख सकते हैं, कुफरी किसान किस फसल की किस्म है? अब एक कुफरी किसान होता क्या है आपको समझना है। तो कुफरी किसान आलू की एक किस्म है। किस फसल की किस्म है? आलू की किस्म है। आलू की अन्य किस्में जैसे कि कुफरी बादशाह, कुफरी कंचन, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सतलज, कुफरी मेगा, कुफरी गिरिराज, इतने सारे ऑप्शन हैं इनके, जिनमें गाजर, अलसी और गेहूं नहीं आते। तो साथियों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है साथियों, थोड़ा सा समझने होंगे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, गेहूं में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको समझना है क्या बोल रहा है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण। अब उसमें अनेक प्रकार के खरपतवार मिलेंगे आपको, लेकिन ये पूछा है चौड़ी पत्ती वाले। आप देखना कभी किसान केंद्र में जाएंगे, पूछेंगे चौड़ा पत्ती वाला है क्या, या कौन सा है, सांवा है क्या, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, है ना। तब आपको क्या देते हैं, उसके हिसाब से दवाई देते हैं, मतलब खरपतवार नाशी देते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाली है, तो चौड़ी पत्ती वाले गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए आपके पास जो ऑप्शन ए है 2,4-D, ये महत्वपूर्ण है, इसी को उसमें डाला जाता है। तथा संकरी पत्ती वाले, संकरी मतलब पतली पत्ती वाले यदि आपको पूछा जाता है तो इसके लिए आइसोपोएट्रान नामक जो दवाई है उसका उपयोग किया जाता है। और MCPB, ये जो आपको दिख रहा है MCPB, ये जो है वर्णात्मक खरपतवासी के लिए होता है। जो बी दिख रहा है आइसोपोएट्रान, ये जो है संकरी मतलब पतली खरपतवारों के लिए होता है। ठीक है, ये 8वां नंबर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये संबंधित नहीं है। 9वां नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ICAR स्थित है। तो ये जो 9वां नंबर का आपका ऑप्शन है ये है आपके साथियों ICAR इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर देखते हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी खेती की प्रणाली नहीं, इसमें जो प्रणाली दिया गया है राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, शुष्क खेती, इनमें से ऐसा कौन है जिसकी खेती की प्रणाली नहीं है? तो साथियों इसमें राजकीय कृषि, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तो होता है, लेकिन ये जो शुष्क खेती की बात किया जा रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि शुष्क खेती वहाँ होता है जहाँ 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ शुष्क खेती की जाती है। तो यहाँ पे ये बहुत मिनिमम है, तो ये नहीं होती, बाकी सब होता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से गन्ने से सवाल पूछते हैं। 1 हेक्टेयर, अब 1 हेक्टेयर में समझते होंगे लगभग 2.53 जो एकड़ होता है, लगभग बता रहा हूँ, इसके आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो गन्ने 1 हेक्टेयर होता है तो इनकी बुआई के लिए 3 अंकुई वाले टुकड़े की उपयुक्त संख्या पर, सीधी सीधी बात है गन्ने की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 11वां का D नंबर 35,000 से 45,000 तक की संख्या का आप गन्ने का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ संख्या होनी चाहिए। 12 नंबर है, गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय क्या है? तो पहला है अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक उपयोग, दूसरा है NPK उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई की अधिक उपलब्धता, पौध सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग। साथियों हरित क्रांति समझते हो, सीधी सीधी बात है अधिक उपज देने वाले प्रजातियों का अधिक उपयोग, यही रहा है हरित क्रांति बहुत पहले से चला रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे पास, सरसों के प्रति हेक्टेयर बीज दर उपयुक्त रहती है?
तो 102 किलो, 2-3 किलो, 5-6 किलो या 10-12 किलो। तो प्रिय साथियों, यहाँ पे जो सी नंबर है 5 से 6 किलो यदि आप सरसों के बीज लेते हैं तो प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में आप आराम से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जिसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, कौन सी फसल दलहन समूह की है? चना, जौ, कपास या आपके अलसी। तो साथियों यहाँ पे आपके जो अलसी, कपास और जौ है ये दलहन नहीं है, चना दलहन के अंतर्गत आता है। हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन है, कैजेनस कजान किस फसल का वानस्पतिक नाम है? सबसे महत्वपूर्ण साथ इस प्रकार से आपको याद रखने ही चाहिए। कैजेनस कजान अरहर का जो दिख रहा है अरहर का वानस्पतिक नाम है। अब मटर का जो वानस्पतिक नाम है पाइसम स्टाइवम, आप लिख सकते हैं पाइसम स्टाइवम। और बरसिन का वास्तविक नाम, बरसिन जानते हो ये जो घास प्रजाति का है, घास प्रजाति का बरसिन, इसका जो वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रेनियम। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रेनियम, ये आप लिख सकते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, कैजेनस सजान ये हो चुका है। उकठा रोग, देखो उकठा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये जो उकठा रोग जो है आपके जो चना है इससे संबंधित होता है ना। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी अधिक उपयुक्त है? आपके पास A, B, C, D ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ब्यूक्लोर जो है खरपतवार नाशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ मुझे बताने लायक रहेगा वहाँ बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आता है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में बालियों की संख्या प्रति वर्ग मीटर, देखिए 1/1 मीटर का दे सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर होगा। 400 से 450 तक की जो क्या होना चाहिए, क्षेत्र में बालियों की संख्या होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई देने की कौन सी अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसमें आप समझ लीजिए, गेहूं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गेहूं में सिंचाई देने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है नई जड़ें, जो नई जड़ें जैसे जमती है, नई जड़ बनते समय आप उस समय सिंचाई दीजिए तो आपके गेहूं बहुत ही अच्छी तरीके से फलने फूलने लगेंगे और वृद्धि भी होगी। यहाँ याद रखिएगा, यह अवस्था रोपण के 21 से 35 दिन बाद आती है। ये जो अवस्था होती है ना वो 21 से 35 दिन के बाद ही आती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलू में कंद बनने की उपयुक्त तापक्रम क्या होता है? तो इसकी तापक्रम बताना है आपको। ऐसे तो फसल के लिए लगभग जो है 25 से 30 अंश माना जाता है, जैसे 28 से 30 से भी फसल के लिए माना जाता है, लेकिन आलू के लिए इनमें से कोई नहीं ऐसे ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बैगन के पौधों का कुल जो परिवार है वो कौन सा है? तो इसके लिए साथियों 21 नंबर का क्वेश्चन, बैगन के पौधे का कुल है सोलेनेसी है। और इसका जो वास्तविक नाम वानस्पतिक नाम जो होता है सोलेनम मेलोंजिना है। इसकी उत्पत्ति स्थान भारत ही है तथा इसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टमाटर का वानस्पतिक नाम है, इसका मैं छोड़ रहा हूँ, आप बताएंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। फूलों की खेती को वैज्ञानिक रूप से कहते हैं, फूलों को जो खेती होती है वैसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लोरिकल्चर। यदि सब्जी का पूछा जाए तब क्या बताएंगे? इसका आंसर तो ये हो गया। अब सब्जी के पूछ दिया जाए तो ओलेरी कल्चर, इसका ये सब्जी का है ओलेरी कल्चर। ठीक है साथियों, अब आपके पास है जो छापादार तथा सुंदरता के लिए वृक्षों को उगाना आर्बोरी कल्चर कहा जाता है, इसे आर्बोरी कल्चर। अब उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है, श्वेत डिंगार किस फसल का कीट है? तो इसके लिए श्वेत डिंगार या सफेद सुंडी जो होता है
वो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली का फसल का कीट है। यह पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण फल स्वरूप पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर से समझिए, स्वेडिंगार या सफ़ेद सुंडी मूंगफली में पाए जाने वाले कीट का नाम है। इसके वजह से जो मूंगफली का फसल होता है उसके जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये फसल क्या हो जाता है, सूख जाते हैं पौधा। चलिए हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है। फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लीचिंग किस तापक्रम पर करते हैं? तो साथियों इसका आंसर है ब्लीचिंग जो है जितने भी फल होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, मतलब ब्लीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है फलों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कम करना ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है? तो साथियों इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण आंसर है साइट्रिक अम्ल। आप समझ गए होंगे साइट्रिक अम्ल किस लिए उपयोग आता है। निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण के द्वारा पहुंचता है? एकदम सिंपल सा सवाल है साथियों, जो 27 नंबर का है। ये जो है देखो, मृदा की बात जैसे ही आती है आपको नाइट्रोजन बिल्कुल याद आना चाहिए। नाइट्रीकरण कहा जाता है जिसे, स्थिरीकरण है ना, वही है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 28 और हम 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था। अब जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था क्या होता है? जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था ऊपरी सतह पर बह जाना। देखो ऊपरी सतह पर बह जाना, उसे हम जलीय क्षरण कहेंगे, है ना। वर्षा के उपरांत मृदा की सबसे ऊपर की सतह जल के साथ बह जाता है, यही तो मृदा क्षरण होता है। पहाड़ों पर फल वृक्ष लगाने का कौन सा उपयुक्त ढंग? बिल्कुल ये कंटूर जो सीढ़ीनुमा होता है ना, उस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। आम में परागण किसके द्वारा होता है? परागण मतलब आप समझते हो निषेचन की जो क्रिया होती है जिससे फल और फूल लगता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो साथियों इसका आंसर है जो घरेलू मधुमक्खियों द्वारा होता है। घरेलू मधुमक्खी का वैज्ञानिक जो नाम होता है मूसा डेमोस्टिका इसका नाम। साथियों जो बॉटनिकल नाम है, वनस्पतिक नाम है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है तो उसको आपको याद रखना है, मूसा डोमेस्टिका। साथियों ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि ACF की परीक्षा आपके अच्छी तरह से निकले और अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए। समय है 20 सितंबर को एग्ज़ाम है, हो सकता है इसका एग्ज़ाम स्टैंड हो सकता है क्योंकि अभी ऐसा कोई व्यवस्था तो नहीं हो पाई है। तो चलिए देखते हैं, आज इतना ही। थैंक यू।